दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम लोग प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसका शेष भाग यानी कि पार्ट 2 आज हम बना रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को पुश कर दिए ताकि मेरा नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, अगर आप मेरा और भी वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन सब वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 188 को। 188 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हैं, शमशेर हैं, सर्वेश्वर हैं या फिर धूमिल हैं? तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, धूमिल जो है मोचीराम कविता के रचयिता हैं। ठीक है ना। आइए 189 नंबर का 89 189 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इसमें से कौन है? साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो दुष्यंत कुमार हैं, धूमिल हैं, रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर हैं। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, दुष्यंत कुमार। ठीक, आइए हम लोग 190 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 190 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? माया दर्पण, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि कौन है? माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि कौन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों अजित कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा या फिर कुंवर नारायण? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, श्रीकांत वर्मा। ठीक, आइए 191 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का चयन कर ही लिया जाए, यहीं पे देख लीजिए। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। ठंडा लोहा काफ़ी चर्चित है, आप सब लोग जानते हैं। तो ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती का। देखिए जो विकल्प आपको आ रहा हो एग्जाम में उसको पहले कर दीजिए, और एकाध विकल्प हो सकता है कि शायद न समझ में आए, तो जो एक बचा हुआ वो ही लास्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आत्मजयी जो है ये सभी लोग जानते हैं, कुंवर नारायण की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस जो है ये आपका नागार्जुन जी का है। तो जाहिर सी बात है एक बचा हुआ है जंगल का दर्द, तो हो जाएगा सर्वेश्वर जी का। ठीक है ना। तो इस तरह से यह आपका विकल्प हो जाएगा 191 का बी। आप इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। बी यानी कि 1 का सी, देखिए सही है। फिर 2 का डी यानी कि पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन, ये भी ठीक है। फिर 3 का बी यानी आत्मजयी का कुंवर नारायण, ये भी सही है। और फिर ठंडा लोहा यानी 4 का ए, 4 का यानी विकल्प नंबर ये आपका बी, ये सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग 192 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 192 नंबर का क्वेश्चन क्या कर, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि केचुआ छंद, चूंकि छंद तो सब लोग पढ़े लेकिन केचुआ छंद तो कोई नहीं पढ़ा है। केचुआ छंद एक विशेष किस्म का छंद है। तो केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपका हो जाएगा पंत, निराला, अंचल और माखनलाल चतुर्वेदी में कौन आपका है? तो निराला जी केचुआ छंद के मतलब का प्रयोग किए अपनी कविताओं में। ठीक है, आइए 193 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघु मानव की महत्ता, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या फिर भारती यानी धर्मवीर भारती? तो दोस्तों 193 नंबर का जो आपका विकल्प है वह है विजय देव नारायण शाही। ठीक है, आइए 194 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 194 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली? 194 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण
ये प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली? चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, किस पे मिली? तो दोस्तों आंगन के पार द्वार, इस पर जो है कि इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, 195 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्यकृत के रचयिता कौन है? सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर या फिर रांगे राघव। तो दोस्तों 195 का ए सही हो जाएगा आपका, भवानी प्रसाद मिश्र। 196 देख लिया जाए। आत्मने पद के लेखक कौन है? आत्मने पद के लेखक कौन है? शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो दोस्तों अज्ञेय जी हैं आत्मने पद के लेखक। ठीक है, 197 का देख लिया जाए। 197, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि? 197, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो दोस्तों मदन वात्स्यायन जो है कि ये तीसरे सप्तक के कवि, यानी कि विकल्प सी आपका सही होगा। फिर 198 नंबर देख लिया जाए। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? आपको ये बताना है। 3 लोग तो तीसरे सप्तक के कवि हैं, लेकिन एक तीसरे सप्तक के कवि ने आपको ये बताना है। विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों लोग जो हैं कि ये आपके तीसरे सप्तक के कवि हैं, लेकिन धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है ना, तो ये धर्मवीर भारती आपका सही विकल्प हो जाएगा। 199 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित कौन सा है? नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक कौन सा काव्य है? आपको ये बताना है। 199 नंबर का क्वेश्चन। संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में या फिर कुआनो नदी। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी, और यह जो कि कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित ये कविता है। ठीक है, चलिए 200 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 200 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 200 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता या फिर सरोज स्मृत। ठीक है ना, तो आपका ये विकल्प नंबर हो जाएगा सी, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का विजय व्यंग्यपरक है, क्योंकि इनकी काफ़ी चर्चित एक पंक्ति है जो अक्सर पूछा भी जाता है कि यह पंक्ति किसकी है, और एक कुकुरमुत्ता से लिया गया है। क्या? अबे सुनबे गुलाब, गर पाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। तो इस तरह का ये पंक्ति है, और ये काफ़ी व्यंग्यपरक ये रचना है, तो कुकुरमुत्ता है। ठीक है, 201 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 201 क्या कह रहा है? शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवयित्री हैं? शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवयित्री हैं? आपको ये बताना है। 201, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत या फिर हाइकू। तो दोस्तों ये प्रयोगवाद में आने वाली ये कवयित्री हैं। ठीक है ना, आइए 202 हम लोग देखते हैं। इन रचनाओं में से कौन सबसे पहले लिखी गई? कामायनी, पल्लव, साकेत या फिर परिमल। इसमें से कौन पहले लिखी गई आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये पल्लव पहले लिखी गई है, क्योंकि यही जो है कि छायावाद का घोषणा पत्र भी माना जाता है। ठीक है ना, इसमें छायावाद का घोषणा पत्र का जिक्र किया गया है एक तरह से। तो 203 हम लोग देख लेते हैं। कौन सी कृत विरह काव्य है? 203 कौन सी कृत विरह काव्य है? आंसू, झरना, लहर या फिर कामायनी। तो दोस्तों आंसू है, आंसू। ठीक है ना, यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये विरह काव्य है। आइए 204 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? मैंने 3 रचना उनका है, लेकिन एक रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुद्ध और नाचघर हरिशंकर प्रसाद जी का है, प्रणय पत्रिका भी हरिशंकर प्रसाद जी का है, मधुबाला तो हरिवंश राय बच्चन जी का है ये है, प्रभात फेरी नहीं है। तो इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रभात फेरी, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है। 205 नंबर हम लोग देखते हैं। इनमें से प्रसाद का गीत कौन सा है? 205 इनमें से प्रसाद का गीत कौन सा है? कामायनी, आंसू, झरना या फिर लहर। तो दोस्तों लहर जो है कि इनका गीत काव्य है। 206 सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? झांसी की रानी, हिंदी के सुमनों के प्रति,
कोयला और कवित्व और पाथे। ठीक है ना। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह बहुत प्रसिद्ध हुई। 207 हम लोग देख लेते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको ये बताना किस कवि की, किसने यह पंक्ति लिखी है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो दोस्तों यह बहुत ही चर्चित पंक्ति है और आप शायद इसको जानते भी होंगे। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह उनकी काफ़ी लोकप्रिय पंक्ति है और यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आइए 108 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी चर्चित पंक्ति है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो दोस्तों किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की ये पंक्ति है। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति उन्हीं का है। आइए 109 नंबर देखते हैं। हाइकू कविता भारत में किस देश से आई? हाइकू एक कविता का प्रकार है, आपको ये बताना है कि ये भारत में किस देश से आई। जर्मनी से, रूस से, चीन से या फिर जापान से। तो दोस्तों ये जापान से आई है। ठीक है ना। हाइकू कविता जो है कि जापान से आई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो है कि पंक्तियों की संख्या निश्चित है, 3 ही पंक्तियां होती। देखिए यह ऐसा प्रश्न नीचे पूछ भी दिया है कि हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां, 210 हाइकू कविता में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? तो दोस्तों 3 पंक्ति होती है हाइकू कविता में। 3 पंक्ति मतलब 3 पंक्ति का समझिए एक छंद होता है, यूं समझिए कि 3 पंक्ति का एक छंद होता है हाइकू में। 211 अनघ नाटक के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है अनघ नाटक के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर मोहन राकेश। तो दोस्तों यह मैथिली शरण गुप्त जी की ये नाटक है अनघ। ठीक। 212 रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविता का अनुवाद किस नाम से किया है? आपको ये बताना है किस नाम से किया है, यानी कोयला और कवित्व, आत्मा की आंखें, मृत्यु तिलक या फिर हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, ये 4 विकल्प है। चारों आपको ये बताना है कि यह जो है कि यह किसके, ये D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से रामधारी सिंह दिनकर ने किया है? तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आत्मा की आंखें। क्या है? आत्मा की आंखें। आइए 213 देख लेते हैं। 213 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है? कौन पात्र उर्वशी का है? 213 न्यूनिया, सुकन्या, मृणालिनी और अलका में से कौन उर्वशी का पात्र है? तो यह है आपका सुकन्या, बी। 214 है त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम था? त्रिशूल किस कवि का उपनाम था? रामचरित उपाध्याय का, नाथूराम शर्मा का, नरेश त्रिपाठी का या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का? तो दोस्तों सही विकल्प है डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो है कि ये उपनाम था, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आइए 215 देख लेते हैं। कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई? कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई आपको ये बताना है। रस कलश, चुपते चौपदे, प्रिय प्रवास और पद्य प्रसून। तो दोस्तों ये सभी कृति जो है आप देख रहे हैं हरिऔध जी का है। तो आप ये भी जानते होंगे कि हरिऔध जी की एक रचना हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर आप ये जानते हैं तो विकल्प आपका एकदम क्लियर है, प्रिय प्रवास। ठीक है ना। ये प्रिय प्रवास सबसे पहले लिखा गया, बाकी रचना उसके बाद की है। आइए 216 हम लोग देख लेते हैं। 216 क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? एक रीति ग्रंथ का भी इन्होंने ये रचना किया है। तो आपको ये बताना है कि रीति सर्वस्व है, रस पीयूष है, रस कलश है या फिर रस रत्नाकर है। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, रस कलश। ठीक है ना। 217 देख लिया जाए। 217 क्या कह रहा है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामाध्यात्म का विवेचन है? दिनकर के किस
काव्य ग्रंथ में। तो दोस्तों रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर उर्वशी। तो दोस्तों उर्वशी में जो है कि एक कामाध्यात्म का विवेचन है। क्वासी 218, क्वासी इनमें से किस कवि की कृति है? 218, क्वास इसमें से किसकी कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 219 क्या कह रहा है कि कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये कौन कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, ठीक है ना, मदन वात्स्यायन या फिर केदारनाथ सिंह। तो इसमें से दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह यानी ए, यह जो कि तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। 220 देख लिया जाए। 220 क्या कह रहा है? नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं, आपको ये बताना। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या किसी के नहीं। तो 220 का विकल्प है आपका दोस्तों बी, दूसरा सप्तक के कवि हैं नरेश मेहता। आइए 221 देख लिया जाए। 221, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, नया सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। तो दोस्तों इस पर मैं आपको एक टिक बताया हूं कि 3 सप्तक का जो प्रकाशन है वह कैसे आप याद करेंगे, और ये तीनों अक्सर पूछा जाता है। पहला सप्तक 1943 आप याद कर लीजिएगा, 1943, 43, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उसमें से 7 प्लस कर दीजिए, माने 1943 प्लस 7 यानी 1950 हुआ। तो 1950 के बाद अगला जो सन शुरू होता है यानी 1951, यानी 7 वर्ष के बाद तार सप्तक 7 कवियों का संकलन है। और 43 में प्रकाशित हुआ पहला तार सप्तक, मतलब तार सप्तक प्रकाशित हुआ। और दूसरा सप्तक जो है उसके 7 साल के बाद यानी 8वें साल, तो उसमें 43 में 7 प्लस कर दीजिए, 50 हो गया। 50 और 1 यानी 51 में आपका दूसरा सप्तक हो गया। तीसरा सप्तक फिर 51 और 7 प्लस कर दीजिए, तो 51 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा ना। 58 के अगला सत्र यानी कि 59, ठीक है ना। तो तीसरा सप्तक 59 में प्रकाशित हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 43, 51 और 59, ठीक है। आइए, तो ये क्लियर हो गया, ये दूसरा सप्तक जो है कि 51 में हुआ था। चलिए 222 देख लेते हैं। सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? सावन मेघ किस कवि की लिखी हुई कविता है, आपको ये बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका सी, अज्ञेय जी की ये रचना है, ठीक है। 223, साहित्य और कला, साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल फोनोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल फोनोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो चंद्रकांत देवताले, कुमार बिमल, रामविलास शर्मा या फिर रमेश रंजक। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, कुमार बिमल। 24, दुख सबको माजता है। 224, दुख सबको माजता है, यह पंक्ति किस कवि की है? नरेश मेहता की है, धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, फिर गिरिजा कुमार माथुर की है। तो दोस्तों सही विकल्प है सी, अज्ञेय जी की ये पंक्ति है। 225, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि हैं। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि कौन है, आपको ये बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध या फिर निराला। तो दोस्तों नरेश मेहता यानी कि विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा 225 का। आइए 226 हम लोग देख लेते हैं। 226 क्या कह रहा है? 226 कह रहा है इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा हुआ कवि कौन है? समकालीन कविता से जुड़ा हुआ कवि कौन है, आपको ये बताना है। नरेश मेहता, धूमिल, मुक्तिबोध या फिर दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, धूमिल जी हैं, ठीक है। 227, शमशेर बहादुर सिंह किस
सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं, आपको ये बताना है। नया सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है सी, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक। नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? 27। नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है, आपको ये बताना है। 227 चक्रव्यूह, आत्मजयी, कुआनो नदी या फिर बांस का पुल। ठीक है ना। तो दोस्तों 227 का जो विकल्प है आपका बी, नचिकेता जो है आत्मजयी, आत्मजयी नामक काव्य ग्रंथ का ये पात्र है। 228 हम लोग देख लेते हैं। हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार हैं। हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार कौन है? शमशेर, अगेन, नागार्जुन या फिर धूमिल। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, नागार्जुन जी हैं। 229 हम लोग देख लेते हैं। 229 इनमें से चंद्रकांत देवताली की रचना कौन सी है? 229 चंद्रकांत देवताली की रचना कौन सी है? भटका मेघ, इतिहास का दर्द, दीवारों पर खून से, अंगीरस। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, दीवारों पर खून से। 230 देख लेते हैं। बैरंग बेनाम चिट्ठियां किस गीतकार की कृति है? बैरंग बेनाम चिट्ठियां किस गीतकार की कृति है? वीरेंद्र मिश्र की है, रामदरस मिश्र की है, ठाकुर प्रसाद मिश्र की है या फिर रविंद्र भ्रमर की है। तो दोस्तों 230 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की ये कृति है बैरंग बेनाम चिट्ठियां। 231 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 231 क्या कह रहा है? इनमें से कौन से संकलन का संपादन डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने किया है? कौन से संकलन का संपादन डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने किया है? प्यासी पथराई आंखें, एक ऋचा, पाटलिकी, नवगीत अर्धसती या फिर जो नितांत मेरी है। तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा सी, नवगीत अर्धसती। 232 हम लोग देख लेते हैं। 232 हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? डॉक्टर कमलेश भट्ट, डॉक्टर माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर सुधा गुप्ता या फिर डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, कि डॉक्टर कमलेश भट्ट हैं इसके संपादनकर्ता। 233 इसमें से कौन हाइकू कविता से जुड़ा हुआ है? 233 कौन हाइकू कविता से जुड़ा हुआ है? अवध नारायण, रमेश रंजक, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा या फिर बाल स्वरूप राही। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जो है हाइकू कविता से जुड़े हुए हैं। 234 हम लोग इसी लगे देख लेते हैं। 234 गीतांगिनी, गीतांगिनी का प्रकाशन कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1965 में, 1960 में, 1958 में, फिर 1990 में। दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, 1958 में। ठीक। आइए 235 हम लोग देखते हैं। 235 शंबुक नामक कृति के रचयिता कौन है? शंबुक नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, अज्ञेय, शमशेर या फिर कुंवर नारायण। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, जगदीश गुप्त। ठीक है ना। आइए 236 देखते हैं। मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? मुक्ति प्रसंग इसमें से किनकी कृति है? नरेंद्र मोहन की, चंद्रकांत देवताले की, कीर्ति चौधरी की या फिर राजकमल चौधरी की। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा राजकमल चौधरी की। 237 नंबर हम लोग देखते हैं। 237 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जंगूड़ी की है? इसमें से कौन सी कृति लीलाधर जंगूड़ी की है? नाटक जारी है, मृग और तृष्णा, मछली घर या फिर माया दर्पण। तो दोस्तों ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है, नाटक जारी है। नाटक जारी ही इसको याद रखिए, लीलाधर जंगूड़ी की ये रचना है। ठीक। 238 आंगन के पार द्वार के रचयिता कवि का नाम बताइए। आंगन के पार द्वार कविता के रचयिता कौन है? इसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप जान लीजिए, ये अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना, अज्ञेय जी हैं आंगन के पार द्वार। ठीक है। आइए अब 239 देख लेते हैं। 239 क्या कह रहा है? कौन सी कृत धर्मवीर भारती की नहीं है? आपको ये बताना है। 3 कृत उनकी है और एक नहीं है, आपको यही बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं,
ठंडा लोहा उन्हीं का है, कनुप्रिया उन्हीं का है, सात गीतवर्ष उन्हीं का है। ये तीनों जो धर्मवीर भारती जी की रचना है। खुशबू के शिलालेख उनका नहीं है, इसलिए विकल्प सी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। 240 हम लोग देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की काव्यकृति छांटिए। गिरिजा कुमार माथुर की काव्यकृति क्या है? कल्पांतर, देशांतर, सतपुड़ा के जंगल या फिर पश्यंती। तो दोस्तों सही विकल्प है ए, कल्पांतर। कल्पांतर जो है गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य कृति है। 241 हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? 241 इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं, आपको ये बताना है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, सत्यनारायण कविरत्न। तो दोस्तों सही विकल्प ये है कि स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से राम नरेश त्रिपाठी जी नहीं है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 242 में देख लेते हैं। जकी उपनाम से कौन उर्दू में लिखते थे? जकी अक्सर पूछा जाता है। जकी उपनाम से हिंदी में कौन कवि उर्दू में लिखते थे, मतलब हिंदी के कौन कवि उर्दू में लिखते थे? तो आपको बताना है। सत्यनारायण कविरत्न है, मुकुटधर पांडे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर श्रीधर पाठक हैं। तो दोस्तों सही विकल्प है सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। हालांकि ब्रजभाषा के काफ़ी फेमस कवि रहे हैं, उनकी ज़्यादातर रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी गई हैं। 243 हम देख लेते हैं। शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? शुक्ल जी किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माने हैं? 243 प्रसाद, मुकुटधर पांडे, पंत या फिर निराला। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा बी, मुकुटधर पांडे। 244 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय धारा का कवि नहीं है? 3 लोग राष्ट्रीय धारा के कवि हैं और एक नहीं, आपको यही बताना है। राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्रीधर पाठक। तो दोस्तों 244 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, ये श्रीधर पाठक के प्रकृति के कवि ज़्यादा रहे हैं, प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा किए हैं। नाम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये लोग राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे हैं। 245 हम लोग देख लेते हैं। 245 क्या कह रहा है? वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको यह बताना है। मैथिली शरण गुप्त की है, नाम नरेश त्रिपाठी की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर रायदेव प्रसाद पूर्ण की है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की यह पंक्ति है। वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। हालांकि अक्सर ये लगता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, लेकिन दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना ये नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग 246 देख लेते हैं। कवि कर्तव्य किसका निबंध है? कवि कर्तव्य जो है निबंध ये किसका है, आपको ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बालकृष्ण भट्ट का है या फिर प्रताप नारायण मिश्र का है। तो दोस्तों कवि कर्तव्य नामक निबंध जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी विकल्प नंबर बी। 247 हम लोग देख लेते हैं। 247 क्या कह रहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक है, इसके रचयिता कौन, आपको ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञे या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों विकल्प नंबर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 248 देख लेते हैं। किस कवि का जीवन काल? दोस्तों यहाँ गलत छपा हुआ था, 1856 से 1964 ईस्वी दिया हुआ था, लेकिन है सही विकल्प यह है कि 1886। यहाँ देखिए 1886 से 1964 ईस्वी, ये किस कवि का जीवन काल है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो हरिऔध जी का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है या फिर रत्नाकर जी का है, फिर श्रीधर पाठक जी का है। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका है बी, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उनका जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु जो है 1964 में हुई थी, ठीक है। 249 हम लोग देख लेते हैं। 249 क्या कह रहा है? साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया? साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया? नायक के आधार पर, नायिका के आधार पर, स्थान के आधार पर, फिर घटना के आधार पर। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, या स्थान के आधार पर, क्योंकि साकेत जो है अयोध्या को कहते हैं, प्राचीन नाम इसका साकेत रहा है और अयोध्या में यानी राम कथा पर आधारित है, उर्मिला के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है।
तो इसलिए जो है कि यह इसके साकेत जो नाम है स्थान के आधार पर किया गया, यानी अयोध्या के नाम पर इसका किया गया है। ठीक है, चलिए 250 हम लोग देख ले। 250 क्या कह रहा है? निम्न रचनाओं को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माने इसमें एक क्रम सही है, वह आरोही क्रम में है, बाकी जो कि क्रम सही नहीं है, आपको यही बताना है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। इसको आप ध्यान दे दीजिए। पहले तार सप्तक है, उसके बाद अंधा युग है, उसके बाद काठ की घंटियां, उसके बाद संसद से सड़क तक है। तार सप्तक, अंधा युग, काठ की घंटियां, फिर संसद से सड़क तक, यह आपका विकल्प है सही। आइए 251 हम लोग देखते हैं। 251 क्या कह रहा है? निम्न कथनों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन दिए गए कोड पर कीजिए। तो देखिए यहाँ जो है, जो आपको याद है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको याद है उसको पहले कर लीजिए। क्या? धिक जीवन जो पाता आया विरोध, यह किसका है? निराला जी का है। ठीक है ना। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा जी का है। ठीक है ना। छोड़ द्रुपों की, द्रुप ने द्रुमों है की छाया, मृदु छाया, यह जो है कि आपका पंत जी का है। और दया माया ममता लो आज, यह प्रसाद जी का है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं 252। 252 क्या कह रहा है? निम्न मैथिली शरण गुप्त की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी 4 रचना इसका दिया हुआ, भारत भारती, यशोधरा, साकेत और द्वापर। इसको सही क्रम में करना है, पहले किसकी रचना हुई, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर हो जाएगा आपका डी। पहले भारत भारती की रचना हुई, उसके बाद साकेत की हुई, उसके बाद यशोधरा की हुई, उसके बाद द्वापर की हुई। तो सही क्रम है ये, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। आइए 253 हम लोग देख लेते हैं। 253 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कविताओं को उनकी रचयिताओं से सुमेलित करते हुए कोड, सही कोड आपको बताना है। तो अब इसको देखिए, जूही की कली कौन लिखे? आप इसको भली भांति जानते हैं, किसकी है? ये निराला जी की है। ठीक, अच्छा। नौका विहार, नौका विहार किसका है? आप इसको खूब बढ़िया से जानते हैं, ये पंत जी की रचना है। नदी के द्वीप किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। ठीक है ना। और पुष्प की अभिलाषा किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। तो याद रखिए, जूही की कली निराला, नौका विहार पंत, नदी के द्वीप अज्ञे और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। 254 हम लोग देख लेते हैं। प्रसाद जी की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में लिखना है आपको। क्या है? लहर, झरना, आंसू और कामायनी, आपको आरोही क्रम लिखना। सबसे पहले कौन रचना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी। पहले झरना है, उसके बाद आंसू, उसके बाद लहर और सबसे अंत में क्या है? कामायनी। ठीक है ना। इसी क्रम से आपको याद करना होगा। आइए 255 और इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है ना। तो 255 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कामायनी, उर्वशी, दिनकर की उर्वशी, ठीक है ना, और पल्लव, अनामिका, इसको सही क्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी। पहले अनामिका है, ठीक है ना, उसके बाद पल्लव है, उसके बाद कामायनी है, फिर उर्वशी, दिनकर जी की उर्वशी, ये प्रसाद जी के नहीं। ठीक है ना। तो उर्वशी, तो अनामिका, पल्लव, ठीक है, कामायनी और उर्वशी। ठीक है ना। यह जो है कि यह आरोही क्रम में है। तो दोस्तों इस तरह से आज का यह वीडियो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का ये दूसरे भाग का वीडियो भी कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग काव्य का जो ये है जो युग है, यानी कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का हम लोग अध्ययन कर चुके। अब इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आप लोग हमारे वीडियो को देखें, पढ़े, सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ, अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, मेरा परिश्रम सार्थक करना है,
तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही हमारा इनाम है, ये हमारा प्रसाद है, यही हमारा पारितोषिक है। और इसमें कोई कंजूसी आप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा संपूर्ण वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास आपको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।